जो है हिपोक्रेटस को कहा जाता है, ठीक है। ये हम लोग के पीजी के एग्जाम में भी आया था, याद है शुभम मनीषा दोनों? क्या मार के आए थे आप लोग पीजी के? शायद सेमेस्टर 1 या 2 में किसी में आया था, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। तो फादर ऑफ मेडिसिन है। इन्होंने जो है क्या चीज कहा, इन्होंने कहा थ्योरी ऑफ फोर ह्यूमर्स। अब ह्यूमर्स का अर्थ अंग्रेजी में होता है हास्य, व्यंग, ठीक है। पर यहाँ पे ह्यूमर का क्या अर्थ है? यहाँ पे ह्यूमर का अर्थ है रस, ठीक है। जैसे हम लोग साहित्य में कहते हैं ना, अलग अलग भावनाओं को रस कहा जाता है। आप हिंदी साहित्य में देखिएगा, नवरस की चर्चा है, मतलब 9 प्रकार के भावनाओं की चर्चा होती है, साहित्य हो या नृत्य हो या गीत हो, कि 9 प्रकार की भावनाएं हैं, 7 सुर होते हैं और 9 भावनाएं होती है। वो 9 भावनाओं का जो समंजन होता है उसी से कला बनती है। तो वैसे ही जो है ना वो रस कहा गया है, तो इस तरीके से उसको नवरस कहा जाता है। तो इधर का जो सिस्टम था इन लोगों का, हिपोक्रेटिस का, ग्रीक सिस्टम, लैटिन सिस्टम, इन्होंने क्या बोला कि थ्योरी ऑफ फोर ह्यूमर्स, 4 ह्यूमर्स होते हैं। 4 ह्यूमर्स क्या क्या होते हैं? ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल। अब जैसे हम लोग के यहाँ सुने हैं ना, वात पित्त कफ 3 होता है हम लोग के आयुर्वेदिक सिस्टम में, जिसके द्वारा शरीर की प्रकृति निर्धारित होती है। इसका बैलेंस अगर गड़बड़ा जाए तो फिर आप में क्या होंगे, डिजीज पैदा होने लगेंगे। तो यही जो चीज थी, इन्होंने हम लोग के यहाँ 3 है, इनके यहाँ 4 बनाया गया। तो एक किताब इन्होंने लिखी थी ऑन द सेक्रेड डिजीज। अब सेक्रेड डिजीज क्यों कहा गया? क्योंकि उस टाइम पे जो डिजीज वगैरह होते थे ना, तो उसको सेक्रेड माना जाता था। माना जाता था कि कोई स्पिरिट जो है ना आपको लग गया है, कोई भूत भूत हवा लग गई है कुछ, या फिर देवी देवता रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, तो जिसके कारण ऐसा होता है। तो डिजीज क्या थी? सेक्रेड मानी जाती थी। तो जब जो है डिजीज को जो है सेक्रेड माना जाएगा, तो लोग तो उसी वे में सोचेंगे ना कि बीमारी ऐसे वैसे होती है। तो उस समय पे उन्होंने लिखा ऑन द सेक्रेड डिजीज नाम से, कि जिन डिजीजेस को आप सेक्रेड समझते हैं वो एक्चुअली में उसका देवी देवताओं और इन चीजों से लेना देना नहीं है, उनका एक दूसरा पर्सपेक्टिव है, दूसरा दृष्टिकोण है। तो उस दृष्टिकोण को इन्होंने काउंटर किया। कैसे किया? अपनी ये फोर ह्यूमर्स की थ्योरी दे करके। तो इन्होंने कहा कि एपिलेप्सी जो होती है ना, ये भूत पकड़ने के कारण नहीं होती है। एपिलेप्सी क्या होती है? मिर्गी होती है, ठीक है। मिर्गी जो होता है, आप लोग देखे हैं किसी एपिलेप्सी के पेशेंट को? जी सर। अच्छा, कौन कौन है जो नहीं देखा है या देखना चाहता है? कोई देखना चाहता है अभी? सर रिपीट कीजिएगा तो। एपिलेप्सी के पेशेंट को, मिर्गी के पेशेंट को देखें आप लोग कोई? मतलब अगर नहीं जी देखे तो सर। देखना चाहते हैं? नहीं सर सब देखे देख, हैं। नहीं देखे सब हैं। देख। अच्छा, शॉर्ट एक छोटा सा क्लिप आप लोग को दिखा देते हैं तुरंत। देखिएगा। नहीं, इसमें नहीं है एपिलेप्टिक सीजर, बाउट ऑफ एपिलेप्सी नहीं, एपिलेप्टिक सीजर। जो देखें वो बता सकते हैं कैसा होता है, क्या क्या होता है? मेरी मम्मी बताई थी कि मतलब रिक्शे उक्से पर से भी अचानक गिर जाता है और छिटपिटाने लगता है। इतने से पता है। हम्म, सर देखिए। वो जो है ना हाथ हाथ पैर पूरा कांपने लगते हैं, ऐंठने लगता है और फिर जो हम्म, है ना बेहोश हो जाते हैं और फिर मुंह से फेन जाता है। दिख रहा है वीडियो? जी सर। ये फोकल सीजर का एग्जांपल है। फिर मजाक बना दिया ये लोग बीमारी का, पागल सब आदमी है। हम्म,
काफी इतना एग्जाम्पल, बाकी अपना डिटेल में भी देख सकते हैं, लंबा लंबा वीडियोस भी आप लोग को मिल जाएगा एपिलेप्टिक सीजर का। तो क्या होता है कि जिस तरीके से आपने देखा कि हरकतें करते हुए, दो एग्जाम्पल हम लोगों ने भी देखा, तो दोनों एग्जाम्पल को देख के लोगों को लगता था भूत भूत पकड़ लिया है ना, इस तरीके से लोग कर रहे हैं। अब सोचिए कि कई बार हम लोग देखते हैं कि धार्मिक रिचुअल्स या ऐसे वैसे में भी ना इस तरीके के एपिलेप्टिक सीजर्स की तरह लोग दिखाई पड़ते हैं, और लोग कहते हैं कि देवता आया है या कुछ इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर इन्होंने बोला कि देखो, मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, यानी मानसिक रोग जो होता है, मेंटल डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन किया। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि मेंटल डिसऑर्डर का सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने किया, मानसिक रोगों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया, तो क्या बोलिएगा? इतना देर लगाइएगा आप लोग रिप्लाई करने में? हिपोक्रेटिस ने हिप्पोक्रेटस। किया। हाँ, हिपोक्रेटिस ने किया। तो अब क्या होता है कि हिपोक्रेटिस ने 3 पार्ट बांट दिए। पहला पार्ट को कहा मेनिया। अब मेनिया क्या होता है? मेनिया होता है किसी चीज की तरफ ना एक्सेसिव, मतलब जो है ना बहुत ज्यादा, एकदम हद से ज्यादा बेपनाह झुकाव, एकदम एकदम उसके बिना रह नहीं पाए, ऑब्सेशन हो जाए। ऑब्सेशन क्या है कि एक अनहेल्दी चीज माना जाता है। जैसे मान लीजिए, पुड़िया खाने वाले को पुड़िया का ऑब्सेशन है, ठीक है, पूरा दांत जो है लाल हो गया, दांत मसूड़ा एक रंग का हो गया, फिर दांत काला भी हो गया, और लेकिन जो है सुबह से रात तक जो है वो जब तक होश में रहेगा तब तक जो है पुड़िया उसके मुंह में रहेगा, और रात में सोएगा भी तो पुड़िया पता नहीं थूक के सोता हुआ कि नहीं। खैनी का ऑब्सेशन होता है, ठीक है। बहुत तरीके के, इसके अलावा ये तो हो गए कि लत वाली चीजें हैं जिसमें एडिक्शन है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एडिक्टिव नहीं भी है, लेकिन क्या होता है ना कि कोई भी चीज जो ब्रेन में बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज करा देगी, बहुत ज्यादा रिलैक्स करा देगी, तो क्या होगा कि चाहे वो आप सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो सकता है कोई ह्यूमन एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो, उसी की आदत लग जाए आपको। जैसे एक्सरसाइज उसमें से एक है, रनिंग उसमें से एक है। एक टाइम पे हम रनिंग करते थे, तो रनिंग करते करते लंबा लंबा रनिंग, जो रनर्स होता है ना उनके साथ भी यही चीज होता है, उनको आदत लग जाता है रनिंग का। अगर वो दौड़ेंगे नहीं ना तो उनको लगेगा कि शरीर उनका खुला ही नहीं है। जैसे बाइक स्टार्ट नहीं होता, ऐसे लगता है कि नहीं, जिस दिन नहीं दौड़ेंगे तो दिन ही अधूरा है। तो लॉन्ग रनर्स जो होते हैं उनके साथ क्या जाता है, जैसे बचपन में, बचपन तो नहीं, यंग एज में जब +2 वगैरह में थे, तो उस टाइम पे हम भी खूब दौड़ते थे। दौड़ने में बड़ा अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि हमको तो पता नहीं चलने लगा। शुरू में क्या होता है कि आप एक चक्कर में एकदम हालत खराब हो जाता है, फिर 2 चक्कर, फिर 4 चक्कर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 4-5 चक्कर के बाद बॉडी गर्म ही होना शुरू होता है। 5 चक्कर में सिर्फ शरीर गर्म होता है। गर्म होने के बाद तब आप दौड़ते हैं, और फिर कुछ चक्कर दौड़ने के बाद तब जाके आपको वो हाई वाला फीलिंग आता है कि हाँ अब सही लग रहा है, कि अब हो गया रनिंग। तब जाके आप घर जाते हैं। वैसे में क्या होता है कि वैसे में 12-15 चक्कर हो जाता था। तो क्या होता था कि साथ में जो आज दोस्त बैठा है उकता करके जो है चला गया वापस। हम 15 चक्कर के बाद आज देखते हैं, तुम तो दौड़ता है तो दौड़ते ही रह जाता है। तो क्या होता है कि वो रनर्स हाई होता है। जितने भी लोग दौड़ते हैं उनसे आप कभी पूछिएगा या बात कीजिएगा, तो जो मतलब 6 महीने साल भर से दौड़ रहे हैं, उनको ये चीज अनुभव होता है। तो क्या हो जाती है, आदत लग जाती है। उसके बाद वो ऑब्सेशन, क्या ये ऑब्सेशन नहीं है, ये आपको बताया कि कैसे जो है बिहेवियर धीरे धीरे सेट होता है बॉडी के वे में। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप पसंद की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव हो जाते हैं, तो वो मेनिया की कैटेगरी में आ जाता है। मेनिया क्या हो, एक्सेसिव एक्साइटमेंट, यानी कि कोई चीज से जो है ना करने से एक्सेसिव, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो, बहुत ज्यादा प्लेजर मिले, ठीक है। तो उसके बाद एजिटेशन, जैसे गेमिंग में बच्चा लोग को देखते होंगे ना, मेनिया किसी किसी बच्चे को गेमिंग का हो जाता है। एकदम गेम के जैसा ही बिहेव करेगा, गेम के कैरेक्टर के जैसा बिहेव करेगा, उसी तरीके से बात भी करेगा, दोस्त लोग में भी उस वैसा ही चर्चा करेगा, उसी तरीके से मूव करेगा, खेलेगा भी, पूरा रच बस गया उसी में। तो क्या हो रहा है कि मेनिया। एजिटेशन, अगर वो चीज ना हुई तो क्या होगी, एजिटेशन का मतलब है परेशानी होगी, चिड़चिड़ापन आएगा, तनाव आएगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगना। उसके बाद मूड का खराब रहने लगना। तो ये सारी चीजें जो है होने लग जाती है मेनिया में। तो हिपोक्रेटस महोदय ने बोला कि ये जो मेनिया होता है ना, जब आपके अंदर येलो बाइल जो है ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको मेनिया हो जाता है, ठीक है। इन्होंने यही कहा। अब इसके बाद जो है आता है मेलांकोलिया। कल हम बहुत डिटेल में इसको समझाए थे, आधा घंटा तक ही ग्राफ बना करके, लेकिन अब जो लोग अब क्लास कल मिस किए हैं तो कुछ तो मिस कीजिएगा ही। शॉर्ट में बता दिया आज।
चलिए, दूसरी चीज है मेलैंकोलिया। ठीक है, अब मेलैंकोलिया का क्या हिसाब है? मेलैंकोलिया बना एक शब्द मेलैंकोली से। मेलैंकोली का क्या अर्थ है? मेलैंकोली का अर्थ है सैडनेस। सैडनेस इसका अर्थ होता है, लॉन्ग टाइम सैडनेस, मेलैंकोलिक। अब पहले के टाइम में आप देखिएगा कि पुरानी, बहुत पुरानी पिक्चर्स में और साहित्य में दुख को एक रस के रूप में दिखाया जाता था और उसको अच्छा माना जाता था कि जो व्यक्ति दुखी है, जो थोड़ा सैड टाइप से, जो एकांतवासी है, जो मेलैंकोलिक है, जो दुनिया से वास्ता नहीं रखता है, उसको क्या माना जाता था? ज्यादा गंभीर और ज्यादा अच्छा माना जाता था। बहुत प्राचीन, मतलब आप ये देखिएगा। और अभी के टाइम में हम लोग के कल्चर में क्या हो गया है कि जो जितना खुशमिजाज है, जितना खुशगवार है, उसको उतना अच्छा मानता है। अगर कोई सीरियस है, मतलब न्यूट्रल, जैसे हम भी कई बार न्यूट्रल मूड में रहते हैं, एकदम शांत, ना फिर ना तो हैप्पी ना तो सैड, तो लोग हमको दो ही चीज पूछता है कि मुंह क्यों लटकाए हो, या फिर दूसरा गुस्से में क्यों हो। मतलब सुबह से शाम तक यही पूछते रहेगा। तो हम लोग का क्या हुआ है कि एक्सपेक्टेंसी इस बात से बढ़ गया है कि आदमी हमेशा खुशगवार है, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी हैप्पी। न्यूट्रलिटी के लिए तो बात ही नहीं है। यही आप पुराने जमाने के आदमी में जाइएगा, हर समय को करते रहेगा तो चिढ़ जाएगा। दादा परदादा सबके टाइम के ना आदमी हर टाइम वैसे की जगह पे हुरचुल करते रहता है। उन लोग के कल्चर में क्या था कि थोड़ा मेलैंकोलिया, है ना, थोड़ा सैडनेस को नॉर्मल माना जाता था। अब हम लोग के समय में उसको एब नॉर्मल बनाया जाता है। हर समय खुश रहो, ठीक है? अब हर समय कैसे खुश रहेगा आदमी? ऑलवेज बी पॉजिटिव, कोई बात थोड़ी ना। बी रियलिस्टिक। तो मेलैंकोलिया क्या है? मेलैंकोली में क्या क्या चीजें होती है मेलैंकोलिया में? देख लेते हैं। सैडनेस होता है सबसे पहले चीज, लॉन्ग टाइम सैडनेस है। और इसके लिए बोला गया है कि ब्लैक बाइल जब आपका बढ़ जाएगा तब आपके में मेलैंकोलिया हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक बाइल बताया गया। जैसे वात पित्त कफ होता है, वैसे येलो बाइल के बढ़ने से क्या होगा? मेनिया होगा। और ब्लैक बाइल के बढ़ने से क्या होगा? कि मेलैंकोलिया होगा। मैनिया का क्या क्या था सिम्टम? एक्सेसिव एक्साइटमेंट। एक्सेसिव एक्साइटमेंट, अति उत्साहित हो जाना। हिंदी में लिख लीजिए, अति उत्साहित होना। ठीक है। एजिटेशन, व्याकुलता। एजिटेशन का हिंदी लिख लीजिए, व्याकुलता। ठीक है। और इसमें मेलैंकोलिया में क्या लिखिएगा? मेलैंकोलिया में लिखिएगा सैडनेस, फियर। ठीक है, जिसके कारण क्या होते हैं? डिप्रेसिव सिम्टम्स हो जाते हैं। डिप्रेशन बहुत खराब चीज है। इतना खराब चीज है कि भगवान न करे किसी को कभी अनुभव करने का मौका मिले। इतना खराब चीज है कि हमको इतना इंजरी हुआ है शरीर में, कहाँ नहीं टूटा है, कहाँ नहीं फूटा है, लेकिन हमको लगता है कि डिप्रेशन से खराब कुछ भी नहीं था या कुछ भी नहीं होता है। फिर वो येलो बाइल के नीचे जो लिखे हैं ना, तो उसको रिपीट कर दीजिए तो क्या एक्सेसिव स्पेलिंग। एक्साइटमेंट। एक्सेसिव एक्साइटमेंट यानी अति उत्साहित, अति उत्तेजित हो जाना। ठीक है, या अति उत्साह, क्या बोले थे हम? कुछ बोले थे कि एक्सेसिव एक्साइटमेंट यानी अति अति उत्साहित हो उत्साहित। जाना। हाँ, अति उत्साहित होना, ये था। ये दो चीज पता चला गया, चल गया अब। ठीक है, तो क्या है? मेलैंकोलिया हो गया, मेनिया हो गया, और फ्रेनाइटिस। अब फ्रेनाइटिस क्या है? फ्रेनाइटिस मतलब जो है ब्रेन फीवर, इसको कहा जाता है। दिमाग को फीवर हो गया। तो अब इसके लिए क्या है? ब्रेन फीवर के लिए क्या बोला इन्होंने? बोला कि ब्रेन फीवर क्या होता है? जब डेलीरियम होता है। डेलीरियम का मतलब क्या है? व्यामोह या विभ्रम जिसको कहते हैं, विभ्रम या फिर व्यामोह। ठीक है, डेलीरियम हो गया। कंफ्यूजन। अब जैसे एक युवक को हम देखें, अगर इसके मानदंड पे मापा जाए तो हमको लगा कि वो फ्रेनाइटिस का शिकार है।
क्यों फ्रेनाइटिस का शिकार है? क्योंकि बहुत डिलीरियसली बिहेव करता था। कोई भी आदमी बगल से गुजरा, देखो उसके पास भूत है, ऐसे करके। कोई भी आदमी बगल से गुजरेगा, उसके पास भूत है। जानवर बगल से गुजरेगा, उसके पास भूत है। कहीं पे भी जाएगा, मेरे पीछे पीछे भूत आ रहा है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इतना इरिटेट हो जाते हैं हम उस व्यक्ति से कि बोलते हैं कि यार बस कर, अब बस कर, प्लीज बस कर। जहां भी जाते हैं बस तेरा भूत ही आ जाता है पीछे में, साथ में। आए हैं एग्जाम देने, आए एग्जाम देने दे, एंजॉय करने आए तो अपना भूत को छोड़ के आएगा घर पे। कहीं भी जा रहे, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी परेशान करने आ गया, मेरे पीछे कोई है, मेरे साथ कोई है। तो क्या होता है कि अब हम तो साइकोलॉजिस्ट है नहीं जो कि उसका इलाज कर पाए। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप उसको बताएंगे भी कि भैया चलो, तो वो जाएगा नहीं। और गार्जियन या पेरेंट्स या अदर को बोलेंगे तो लोग मानेगा ही नहीं, बोलता है बे साइकोलॉजी वाइकोलॉजी कुछ नहीं होता, ये सब हवा होता है, अपने ठीक हो जाएगा। अपने थोड़ी ना ठीक होता है। जो साइकोलॉजिकल केस है उसको अगर आप छोड़ दीजिएगा तो अपने खराब होता जाएगा। खराब होते होते एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि वो अनमैनेजेबल हो जाएगा और फिर उसको साइकोलॉजिस्ट भी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट उसके पहले आपको कहेगा, या कोई भी उस फील्ड का आदमी, तो आप जाइएगा नहीं उसके पास, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं, ये तो मेरा ईगो डाउन हो जाएगा ना, मेरा अहंकार कम हो जाएगा अगर हम किसी को लेके चलेगा वैसा लोग। तो ये क्या हो गया, कंफ्यूजन वाली बात हो गई इसमें एक तो। उसके बाद क्या है कि इसको बोला गया क्या कि ये ब्रेन का फीवर है। जब ब्रेन को फीवर आता है ना, तो ऐसी ऐसी चीजें होती है। तो इन्होंने क्या बोला कि जब फ्लेम का इम्बैलेंस होता है, यानी कफ का, ठीक है, फ्लेम का इम्बैलेंस यानी प्लस और माइनस दोनों में से कुछ भी होगा, इम्बैलेंस होगा, तो फिर क्या कहेंगे उसको कि हम लोग फ्रेनाइटिस का पेशेंट कहेंगे। तो इन्होंने लगभग 3 मोटे मोटे क्लासिफिकेशन दिए। आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना मतलब सॉलिड वर्क था, नहीं था? 400 ईसा मसीह के जन्म के 480 साल पहले, ठीक है। दुनिया का समझिए कि एक प्रोमिनेंट रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। अब हम रिलीजन पे क्यों बोल रहे हैं? रिलीजन को हम रिलीजन के तौर पे नहीं देखते हैं। हम आप लोग को बताया भी कि रिलीजन को हम लोग एक कल्चर के तौर पे देखते हैं, एक एजुकेशन के एक पार्ट के तौर पे देखते हैं। भले ही हम उसको रिलीजन बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको कल्चर और एजुकेशन का पार्ट समझिए। तो मॉडर्न वर्ल्ड का जो रिलीजन है, जो कल्चर या एजुकेशन है, क्रिश्चियनिटी है एक तरीके से, या उसके प्रभाव में हम लोग रहते हैं। नहीं भी हम लोग का रिलीजन क्रिश्चियनिटी, तो क्या है, वेस्टर्न व्यू पॉइंट हम लोग के ऊपर है। तो उस चीज के शुरू होने से, जो दुनिया में जो कहते हैं कि हमने दुनिया को सभ्य बनाया, उसके शुरू होने से कब से 350 साल पहले से ही जो है यहाँ साइकोलॉजी में का जो है ग्राउंड वर्क एकदम सॉलिड बन चुका था, ठीक है। तो कितना सोचिए कि इसको अगर आप लोग देखिए, तो एक तरफ है प्लस वाला पार्ट, मेनिया, एक्साइटमेंट है ना, पॉजिटिव फीलिंग जो है बहुत ज्यादा एकदम ये हो रहा है। एक तरफ है माइनस वाला पार्ट, ठीक है। और एक तरफ है जीरो वाला पार्ट, नहीं दिख रहा है? माइनस वाले पार्ट में क्या है कि नेगेटिव चीजें आपको दिख रही है, सैडनेस है, फियर है, ये सब चीजें। प्लस वाले पार्ट में दिख रहा है एक्सेसिव एक्साइटमेंट। क्या भाई, पैट परीक्षा फिर से? पर्चा लीक हो गया आप लोग का? वो ग्रुप पे भी सुबह में ही आया था, पर हमको लगा का कि ये ऐसे ही है। हाँ अरे सर, भाई, वहाँ पे हमारे सेंटर पे ना एक लड़का फोन लेके बैठा था, और मतलब निखत भी देखी थी और हम भी देखे थे। पता नहीं वो बाहर में रखा भी या नहीं रखा, हमको तो लगता है वो लिखा होगा नहीं, इसीलिए। लेकर था सर, मेरे आगे में ही तो बैठा था, हम देख रहे थे उसको। कोई बात नहीं, सबका जान मार देंगे अगली बार आप लोग, ठीक है। नेट निकाल लीजिए, डायरेक्ट इंटरव्यू में जाइए। जब इंटरव्यू में जाइएगा तो बोलिएगा हेलो बेबी कैसे हो, खूब लिखे फोन से ना, ठीक है। लेकिन सर मजा आएगा फिर से एग्जाम देने में। हाँ, फिर से एग्जाम भगवान न करे आप लोग को पैट का देना पड़े। नेट क्वालिफाई कीजिए, सीधा इंटरव्यू में पहुंचिए, ठीक है। वहां देख के अपने हालत खराब हो जाएगा उस सब का। नेट के लिए आधा तो सीट नेट वाले के लिए रिजर्व है ही, उतना नेट वाला पूरेगा? मेरे जानकारी के हिसाब से 2 ही को डिपार्टमेंट में है नेट क्वालिफाइड अभी फिलहाल टीएमबीयू का। एक हम है और एक कोई पहले की कोई स्टूडेंट है, आशा करके है कोई। तो वो भी पीएचडी करेगी अगर तब, नहीं तो इतना इतना सीट है वो कहाँ जाएगा, वो सब जाएगा इधर ही।
और नेट वाला बच्चा अड़ जाए कि नहीं हमको पीएचडी करना ही है, तो यूनिवर्सिटी छाड़ थोड़ी ना पाएगा, कितना भी पैरवी लगा ले, कितना भी वो लगा ले। जहां आप क्लेम कर दिए, कंप्लेन कर दिए राजभवन में कि हमको पीएचडी करना था लेकिन हमको नहीं दिया सीट, तुरंत यूजीसी में कंप्लेन कर दिया, तुरंत दौड़ के देना पड़ेगा। दूसरे को लिया हुआ पीएचडी में उसको हटा के देना पड़ेगा। तो उतना परेशान नहीं होना, मेरिट अपना रखिए जिंदाबाद, और उसके बाद हम मस्त रहिए। चलिए, तो आ गया, आ जाते हैं हम लोग कहाँ, मेनिया, फ्रेनाइटिस और मेलेंकोलिया पे। तो ब्रेन फीवर इसको कहा जा रहा है। हम लोग इसका बेसिक इस चीज को यही समझ रहे हैं कि देखिए, जब ब्रेन कहते हैं ना शून्य हो जाता है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो काम नहीं कर रहा है तो क्या होता है, भ्रम होता है, डिलीरियम क्या है क्या नहीं है, पक पक कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हैं। जीरो का स्टेट, प्लस का स्टेट एकदम एक्सेसिव हाइपर हो रहा है, एकदम जुआ खेल रहे हैं एकदम। जुआ खेलना भी क्या है, मेनिया है। वो क्या करता है कि आपको बिना काम के रिवार्ड दे देता है। जुआ जुआ खेलने का जिसको लत हो गया, एक तरीके से वो साइकोलॉजिकल बीमारी भी है। और अभी क्या देखते हुए कि बहुत लोगों को जो है ना जुआ खेलने का लत है, शेयर मार्केट, ठीक है, ड्रीम इलेवन क्रिकेट और पता नहीं क्या क्या। जब से जो है माननीय जो है आए हैं सरकार में, तो इन्होंने जुआ खेलना को क्राइम से हटा करके लीगलाइज कर दिया, बोला कंपनी बनाओ, टैक्स दो जुआ। अबे कितना बुरा चीज है, लेकिन ठीक है, बुरा तो शराब बेचना भी है, पर सरकार उसी से पैसा कमाती है। तो देखो, प्लस जो है ना, जहां एक्सेसिव हुआ एक्साइटमेंट है, ये पॉजिटिव फीलिंग एक्सेसिव होने लगा, एकदम उसका आदत लग गया आपको। इसीलिए कहते हैं ना कि लाइफ को बैलेंस वे में देखना चाहिए, ठीक है, कि आपको ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होके एकदम पूरा उड़ियाने लगे, पूरा एकदम। वो देखते हैं ना, वो एक गाना है, पैसा है तो बड़ी 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 बातें, उसमें कैसे दिखाता है एकदम मेनियाक टाइप से दोनों का रहता है, पैसा के ऊपर बैठ रहा है, उड़ा रहा है एक दूसरे को। देख, चेहरा वेहरा सूख करके एकदम, शरीर एकदम सूख के कांटा हो गया है, ठीक है। इतना पैसा के पीछे पागल है कि शरीर का और हुलिया तक का ध्यान नहीं है, नहा तक नहीं रहा है। क्या है, मेनिया है। और मेलेंकोलिया का तो खैर इसमें तो बताने की बात ही नहीं है, सैडनेस। लॉन्ग टाइम तक आदमी सैड है तो सैड ही है, डिप्रेसिव है, डार्क वाले वे में। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया है कि देखिए कितना बेजोड़ और कितना मजबूत फाउंडेशन हिपोक्रेटस महोदय ने दिया। ये सब चीज को देखते हैं तो लगता है ना कि हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं ऐसे बैठ करके साइकोलॉजी के बारे में, तो पता चलता है कि अभी 2024 है और कोई बंदा 380 350 बीसी पहले ही जाके ये सोच चुका है और ग्राउंड वर्क दे चुका है। फिर लगता है कि भाई कितना ही पहले है, कितना ही पीछे है हम लोग। तो ठीक है, अब इसको कहते हैं नेचुरलिस्टिक व्यू ऑफ मेंटल इलनेस। प्रकृतिवादी मानसिक रोगों का प्रकृतिवादी दृष्टिकोण, हिंदी में लिख देंगे, चिंता मत कीजिए। नेचुरलिस्टिक व्यू ऑफ मेंटल इलनेस, अच्छा से लिख लीजिएगा, ये सब एग्जाम में आता है। उसके बाद एमफिल के लिए कहीं जाइएगा, अप्लाई कीजिएगा, पूछ सकता है इंटरव्यू में। सर एमफिल तो बंद हो गया है ना? बंद नहीं हुआ है, खाली नाम चेंज हुआ है। एक नया कोर्स चालू हुआ है, बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है। बीएससी करके भी आरसीआई लाइसेंस डायरेक्ट मिल जाएगा। इसी साल से चालू होगा, पहला बैच यहीं से होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज का लिस्ट जो है आरसीआई ने निकाला है, केवल वहीं पे वो चीज
चलिए, तो ये करते हैं, ठीक है। अब जो है गेलेन का भी नाम आता है, जो मेडिकल या बायो के होंगे बैकग्राउंड से, जिनको थोड़ा इंटरेस्ट होगा, वो हिप्पोक्रेटस का भी नाम सुनेंगे और गेलन का भी नाम सुनेंगे। तो दोनों में पहले कौन आया था? हिप्पोक्रेटस आया था। फिजा बताइए, गेलन का नाम क्यों आता है? नहीं पता? नहीं पता सर। गैलन जो होते हैं, गैलन भी एक वहीं के, क्या बोलते हैं, ग्रीस के ही विद्वान थे, लेकिन ये बहुत बाद में आए थे। हिप्पोक्रेटस जो है 380 बीसी के अराउंड जो है जन्म लिए थे। गैलन जो है बहुत बाद में। ये जो है 129 सी, यानी बिफोर क्राइस्ट नहीं, ईसा के जन्म के इतना के बाद, ठीक है। तो इसको, गैलन को कहा जाता था द प्रिंस ऑफ फिजिशियंस, डॉक्टरों का राजकुमार। इसको पहला फिजिशियन भी कहा जाता है, ठीक है, पहला डॉक्टर। सर्जन भी था, फिलोसफर भी था, फिजिशियन भी था, ठीक है। और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो पढ़ते हैं, एनाटॉमी मतलब क्या होता है? शरीर की संरचना विज्ञान, ठीक है। तो ये चीज जो है इसके बारे में। अब इसको फिजिशियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको फिजियोलॉजी का भी ज्ञान था। फिजियोलॉजी और एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी का अर्थ होता है शरीर का संरचना विज्ञान, की शरीर बना कैसे, जैसे पार्ट पुर्जा शरीर का, ठीक है। और फिजियोलॉजी का अर्थ होता है कि पार्ट पुर्जा वर्क कैसे करता है। तो एनाटॉमी, जैसे मान लीजिए कि जबड़ा है, तो जबड़ा का एनाटॉमी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे कि जबड़ा में ये हड्डी है, जाइगोमेटिक बोन है, ठीक है। जाइगोमेटिक बोन से नीचे जो है मैंडिबल कनेक्ट होता है। मैंडिबल वो बोन को कहते हैं जिसके ऊपर दांत की हड्डियां से सेट की हुई होती है, ठीक है। उसके बाद चीन बोन है, आगे में टुड्डी है। फिर उसके बाद जो है दांतों का जो अपना ये 30-32 दांतों का जो सेट है वो है। तो इस तरीके से जबड़ा का हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है, संरचना हमने पढ़ ली। तो जिसमें संरचना पढ़ते हैं उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं, और फिजियोलॉजी पढ़ कहते हैं जब वो संरचना काम कैसे कर रही है, कैसे वर्क कर रही है, तो उसको हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। तो जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे जबड़ा का, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? मसल्स को पढ़ेंगे कि जो है चीन में जो मसल्स है वो जाइगोमेटिक बोन के साथ कनेक्टेड होती है। तो वो जब कंप्रेस होती है तो जबड़ा ऊपर जाता है, वो जब रिलैक्स होती है तो जबड़ा नीचे आता है। तो इस तरीके से होता है। फेशियल मसल्स होते हैं जो कि इसके साथ कोलैबोरेट करते हैं। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप लोग समझ लिए क्या होता है, ठीक है। तो ये जो गैलेन महोदय थे, इनको एनाटॉमी भी आती थी, फिजियोलॉजी भी आती थी, अब पैथोलॉजी भी आती थी। पैथोलॉजी क्या होता है? पैथोलॉजी रोग विज्ञान। रोग क्यों होता है, ठीक है, कैसे होता है, किसके कारण होता है, ये भी आ रही है। और उसके बाद फार्माकोलॉजी भी आ रही है। फार्माकोलॉजी क्या होता है? औषधि विज्ञान। और वो ठीक कैसे होगी? तो हुआ ना भाई कंप्लीट डॉक्टर। तो इसीलिए इसको पहला फिजिशियन दुनिया का कहा जाता है। किसको? हिपोक्रेटस को नहीं, गैलन को। अब हम लोग गैलन को क्यों पढ़ रहे हैं? सर हिपोक्रेटस की बात करते करते आप गैलन पे आ गए। क्योंकि गैलन की जो थ्योरीज बनी, गैलन जो पहला व्यक्ति था, सोचिए कि जिसको इतनी सारी चीजें पता हो एक व्यक्ति को, तो पहला डॉक्टर उसको कहा जा सकता है, यानी कि मेडिकल साइंस को का जन्मदाता भी उसको कह लीजिए। मेडिकल साइंस का पहला सिलेबस एक तरीके से इसी को देख के सोचा होगा कि भाई डॉक्टर जो है उसको इतनी इतनी चीजें तो आनी चाहिए, तो फिर सिलेबस बना होगा। एक तरीके से इंस्पायर हो रहा है किससे? गेलन से इंस्पायर हो रहा है। गेलन पहला व्यक्ति था जिसने ऐसा काम कर दिया। तो गेलन किससे इंस्पायर हो रहा है? गेलन इंस्पायर हो रहा है हिप्पोक्रेटस से। तो गेलन के काम पर, गेलन के कार्य पर हमें हिप्पोक्रेटस की छाप देखने को मिलती है। सर औषधि विज्ञान का क्या लिखे हैं? बता रहे हैं, फार्माकोलॉजी, PHARMACO, ये सी है, ठीक है, LOGY। छाप देखने को मिलती है, हिपोक्रेटस की छाप देखने को मिलती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया
कैसे छाप देखने को मिलती है? ये फोर ह्यूमर का थ्योरी था ना, इसी को इन्होंने रिफाइन किया। इन्होंने क्या किया कि हेल्थ और डिजीज से आगे जा करके जोड़ा है। फिर गेलेन महोदय ने ये भी बताया कि देखो ब्रेन जो है ना मसल्स को कंट्रोल करता है, तो ब्रेन मसल को कैसे कंट्रोल कर लेगा सर? ब्रेन ऊपर में है, मसल कहीं और है। तो ब्रेन और मसल को कोई एक चीज कनेक्ट करती है। क्या चीज कनेक्ट करती है, कौन बताएगा? ब्रेन से मसल को जोड़ने वाला क्या चीज है? कौन सा ऑर्गन है जो ब्रेन को मसल से जोड़ता है? कोई नहीं लगा पा रहा लॉजिक। गलत भी बोलिए, जवाब दीजिए, प्रयास तो कीजिए। आखिर ब्रेन किस रास्ते जुड़ रहा है मसल से? पैर का मसल में आपका ब्रेन कैसे उसको कंट्रोल कर रहा है? नर्व के थ्रू, है ना? तो नर्व जो है, जो नसें हैं, उसके थ्रू ही कंट्रोल कर रहा है ना। नर्व के थ्रू जो है कंट्रोल करता है, यही बात इन्होंने कहा। तो जब इन्होंने ये बात कहा, याद कीजिए अरस्तु महोदय क्या कहते थे? अरस्तु महोदय कहते थे कि हृदय जो होता है ना बुद्धि का सीट होता है, हार्ट है सीट ऑफ इंटेलिजेंस। हृदय की बात करते थे। तो हृदय की बात तो काट दी इन्होंने। गैलन महोदय ने क्या बोला कि अरस्तु की बात गलत है, हार्ट सीट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, सीट ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? ब्रेन है। उसके बाद गेलन महोदय क्या किए कि आदमी को काटना तो जो है मना था, ठीक है, जिस टाइम पे वो पैदा हुए थे, तो आदमी को आप डिसेक्ट नहीं कर सकते थे। तो क्या किया कि एनिमल्स को डिसेक्शन करके, मतलब एनिमल्स के अंगों को काट काट करके जो है टुकड़ों में ऐसे करके वो लोग स्टडी करने लगे। तो एनाटॉमी को पढ़ा इन लोगों ने, ठीक है, और ये चीज सही किया। और बाद में जो है इन्होंने क्या किया कि गैलन ने मेडिसिन पे भी काम किया। तो अब हम लोग समझ गए इस थ्योरी को। किस थ्योरी में क्या है कि तीन पार्ट जो है इन्होंने हिपोक्रेटस महोदय ने दिया अपना, ठीक है, मेलैंकोलिया, फ्रेनाइटिस और मेनिया। उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं मानसिक रोगों का प्रकृतिवादी दृष्टिकोण, ठीक है, इतना ही है। अब देखिए हेल्थ को ये कैसे डिफाइन करते हैं? हिपोक्रेटस महोदय हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं? हिपोक्रेटस महोदय हेल्थ को डिफाइन करते हैं बैलेंस, बोलते हैं बैलेंस इज हेल्थ, बैलेंस इज इक्वल टू हेल्थ। यानी कि जो चार ह्यूमर है उनका बैलेंस जो है उसको हेल्थ कहते हैं। किस चीज का बैलेंस? फोर ह्यूमर्स का। फोर ह्यूमर्स क्या क्या है? ब्लड है, येलो बाइल है, ब्लैक बाइल है, और क्या है? फ्लेम है, यानी कफ है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या पढ़े? थ्योरी ऑफ फोर ह्यूमर्स, यानी थ्योरी ऑफ डिजीजेस। किसका? हिपोक्रेटस का। अब इसके बाद जो है हिपोक्रेटस क्या कहते हैं? इलाज कैसे किया जाए, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि बैलेंस इक्वल टू हेल्थ है, ठीक है, और इम्बैलेंस इक्वल टू डिजीज है। इम्बैलेंस, डिजीज किसका नतीजा है? इम्बैलेंस का नतीजा है। किस चीज में इम्बैलेंस? अगेन फोर ह्यूमर्स में, ठीक है। तो अब सर इम्बैलेंस हो गया, तो इम्बैलेंस को कैसे ठीक करेंगे? इस पर भी कुछ बोला होगा इन्होंने। बिल्कुल बोला। इन्होंने बोला कि क्योर बाय अपोजिट, ठीक है। क्योर बाय अपोजिट, ये बहुत सुने होंगे आप लोग। लोहे को लोहा काटता है, समझ गए? क्योर बाय अपोजिट, जो अपोजिट है उससे क्योर करो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, इसका क्या मतलब है? अगर किसी का येलो बाइल बढ़ा हुआ है, येलो बाइल किसी का प्लस हो गया, तो ये किस में चला गया? डिजीज के जोन में चला गया। मेनियाक हो जाएगा ये व्यक्ति धीरे धीरे। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्योर बाय अपोजिट। मतलब अगर येलो बाइल किसी का बढ़ गया है तो हम लोग क्या करेंगे? उसके येलो बाइल को घटाने की कोशिश करेंगे। क्योर बाय अपोजिट, येलो बाइल को निगेटिव, कुछ ऐसा करो कि उसका येलो बाइल कम हो जाए। जब कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो ग्रीन जोन में आ गया, यानी वो हेल्दी हो गया। उसके पे और अदरवाइज क्या था? वो रेड जोन में था।
तो क्या करना है कि घटाने का प्रयास करेंगे। अब घटाने का प्रयास कैसे करेंगे, तो कुछ डाइट में चेंज करेंगे, ऐसे वैसे डाइट के थ्रू जो वैसी चीजों को करेंगे। डाइट पे भी था कि किसी चीज को खाने से कोई चीज बढ़ जाता है, किसी चीज को खाने से कोई चीज घट जाता है। तो इस तरीके से जैसे ब्लैक बाइल किसी का बढ़ा हुआ है, उसमें सैडनेस आ गया, तो क्या करेंगे, ब्लैक बाइल को घटाने की कोशिश करेंगे या फिर येलो बाइल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। येलो बाइल और ब्लैक बाइल क्या है, एक दूसरे का उल्टा है, देख रहे हैं। तो जब एक दूसरे का उल्टा है तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है। अगर किसी में येलो बाइल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसमें ब्लैक, जैसे मान लो कहते हैं ना, कोई आदमी इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि अलबला गया एकदम, क्या बोल रहा है क्या कर रहा है उसको समझे में नहीं आ रहा। तो उसके जीवन में थोड़ा ग्राउंडिंग करने के लिए ना कुछ एक सैड इंसिडेंट होना जरूरी है, ताकि थोड़ा ग्राउंड होके वो नॉर्मल आ जाए, हवा में ना रहे, जमीन पे आ जाए। होता है जब कोई कोई आदमी बहुत टाइम के बाद अचानक से सफलता मिल जाती है तो ना एकदम बागड़ बिल्ला जैसा बोली निकलने लगता है, क्या बोल रहा है, किसके साथ कैसे बिहेव कर देगा, तो कैसे कैसे करने लगेगा। एजेड आदमियों में आपको बहुत ज्यादा ये चीज देखने मिलेगा, रिटायरमेंट के करीब जो लोग होते हैं। तो कभी कभी उनसे मिल के तो एकदम ऐसा लगता है कि भाग जाए, बाप रे बाप, ये लोग को मतलब इतने साल में लगता है कि केवल घमंड ही इकट्ठा किया ये लोग, और अब खाली बैठ के बस सबको दिखा रहा है ये तुम क्या हो, हम कोई चीज है। तो ये क्या हो रहा है उसमें, क्या दिख रहा है, बहुत एक्सेस वे में जो है प्राइड बढ़ रहा है उसमें, बहुत पॉजिटिविटी एक्सेस वे में, उसमें ज्यादा मतलब एक्सेस होते जा रही है, येलो बाइल बढ़ता जा रहा है। आपको क्या करना है, उसको ग्राउंड कर देना है, ठीक है। ग्राउंड कर दोगे उसको, उसको दिखा दोगे कि हाँ ठीक है, तुम बहुत दिखा रहे हो कि तुम्हारे पे बहुत धन है, संपत्ति है, ऐसे है वैसे है, ये है वो है, तुम जीवन में इतना आदमी चला लिया, ऐसे वैसे कर दिया, खूब अकड़ में चौड़ में दे रहे हो। हाउ अबाउट योर हेल्थ, खा पा रहे हो क्या, क्या दांत का क्या हाल चाल है, जवाब आते हैं क्या, ओ नहीं जवाब आते हैं। अरे मिठाई खाइए, लीजिए मिठाई खाइए, अच्छा अच्छा, आप कैसे खाएंगे, आपको तो डायबिटीज है ना। ओ, थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखे होते हैं। क्या कर दिए, बेचारे का ब्लैक वाइल बढ़ा दिए, अब हो गया नॉर्मल। समझे। तो ये यही काम है हम लोग के साइकोलॉजिस्ट का, येलो वाइल बढ़ाए तो ब्लैक बढ़ा दो, ब्लैक वाइल बढ़ाए तो येलो वाइल बढ़ा दो किसी का। आप लोग करते हैं कि नहीं ऐसी हरकतें, खुराफाते हैं ऐसी, नहीं सर। नहीं करते हैं, करना चाहिए ना, साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो फिर यूज भी करना चाहिए करते अच्छी हैं चीजों थोड़ा को। थोड़ा सा, जो नहीं खाता उसको चढ़ाते हैं। अच्छा, तो मेन चीज है कि जब साइकोलॉजी यूज करे ना ऐसे फन के लिए, तो पीछे माइंड में थ्योरी भी रहनी चाहिए। हम लोग का ऐसा सब्जेक्ट है ना, बहुत अप्लाइड सब्जेक्ट है। पता नहीं हम आप लोगों को ये बताए थे कि एक इंडिगो एयरलाइंस के इंटरव्यू वाला एक इंसिडेंट बताया आप लोगों को कभी हम। नहीं। सर अच्छा, हाँ, वो हाँ रख रहे हैं सर, वो घर में कुछ आदमी आ गया है मेहमान, चलिए तो कोई बात नहीं, क्लास भी हो ही गया है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। तो जैसे जैसे आप लोग थ्योरी पढ़िए, ठीक है, उसको पढ़ते हैं समझते हैं, तो उसको देखिए ना कि कहीं रियल लाइफ सिचुएशन में कहाँ पे वो चीज अगर घटित हो रही है तो उसको देखिए, तो उससे क्या होता है, लर्निंग मजबूत हो जाती है हम लोगों की, ठीक है। तो लर्निंग बहुत मजबूत होगी और आप उसको प्लेफुली कभी कभार अच्छे पर्पसों के लिए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का सबसे बड़ा धन क्या होता है, इथिक्स। सबसे बड़ा धन होता है और सबसे बड़ी पहचान साइकोलॉजिस्ट का इथिक्स ही होता है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, हमेशा अच्छे पर्पस के लिए ही यूज किया जाए, कभी भी इस चीज के लिए यूज नहीं किया जाए कि हमको एडवांटेज मिल जाए या हम पावर गेन कर लें। इन चीजों के लिए कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जिसके माइंड में ये सब चीजें होती है ना, पता नहीं ऐसा क्या है प्रकृति का, जितना हम अपने अनुभव और विद्या और ज्ञान से देख पाए, जिसमें भी एडवांटेज लेने या पावर या नाजायज फायदा उठाने ये सब चीजों की प्रवृत्ति होती है, और वो साइकोलॉजी की चीजों का यूज करता है। तो एक सबसे पहले तो उसका लर्निंग का जो है ना, लर्निंग नीचे चला जाता है, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल कैपेसिटी, ठीक है, लॉजिकल कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ डिक्लाइन होने लगता है, ये हम देखें अपने आंखों से। और एक टाइम के बाद जो साइकोलॉजी किसी व्यक्ति को एक ना मतलब बहुत ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी दे सकती थी, बहुत ही कैलस और बहुत अजीब सा पर्सनैलिटी होता है। इस तरीके के जो लोग होंगे ना, ऐसे जो साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से हों, इस तरीके के लोगों से मिलेंगे तो आपको बहुत अटपटा और अजीब सा लगेगा, ठीक है। कभी भी आपको बहुत हीलिंग या बहुत पॉजिटिव सा महसूस नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों ने अपने इस चीज से समझौता कर लिया। तो हम लोग का सबसे बड़ा चीज क्या है, यही है, कुछ भी करना है लेकिन एथिक्स से समझौता नहीं करना है। थोड़ा परोपकार की भावना से करना है कोई भी काम, या फिर हंसी मजाक वैसे, ये नहीं कि किसी को एडवांटेज ले लिया, अब हम साइकोलॉजी जान रहे हैं तो किसी के ऊपर वो करना। सर बोल रहे थे क्या कि ये लो भाई, ये हाँ बोले ना।
ये सब के बारे में जाना है, एक एक लाइन लिख पाएंगे नहीं। येलो बाइल के बारे में लिख लीजिए। और नहीं मतलब वो चारों के बारे में बोल रही है, एक एक लाइन लिखवाने के लिए, हाँ, शायद है चारों ना। के बारे में लिखवा देते हैं। देखिए ब्लड का जो है ना, ब्लड का छोड़ दीजिए क्योंकि ब्लड फिजिकल है, उसका साइकोलॉजिकल कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी 3 का लिख लीजिए, ठीक है। फ्लेम, फ्लेम का लिख लीजिए कफ करके ब्रैकेट में, ठीक है। हिप्पोक्रेटस महोदय के अनुसार शरीर में, लिखते हैं फ्लेग्म, पढ़ते हैं फ्लेम, ठीक है, तो हम फ्लेम बोलेंगे। हिप्पोक्रेटस महोदय के अनुसार शरीर में जब फ्लेम बढ़ जाता है तो आप लोग बहुत सुने होंगे यूट्यूब पे वर्ड इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन हो गया। कहाँ से आता है? फ्लेम ही इसका रूट वर्ड है, ठीक है। मतलब कफ बढ़ जाता है। कफ प्रधान व्यक्ति के शरीर में गोलाई आने लगेगा, ठीक है, उसका सेल्स फूला फूला रहेगा। कितना भी एक्सरसाइज करेगा ना, गुलू गुलू सही लगेगा, वो लगेगा ही नहीं कि वो ठीक है। तो उसको वेट कम, चर्बी कम करने के लिए एक्सरसाइज किए जा रहा है, और वहाँ चर्बी है ही नहीं, वहाँ फ्लेम है, कफ है, मतलब इन्फ्लेमेशन है, फूला हुआ है हर एक सेल, क्योंकि उसमें कफ की मात्रा ज्यादा हो गई है। तो जैसे इन्फ्लेमेटरी फूड आप खाना बंद कर देंगे तो आप बहुत नॉर्मल हो जाएंगे। इसके 2 एग्जाम्पल हमने देखे हैं, एक तो नेट पे विद्या बालन जी को, और एक ऐसे अपने जान पहचान की किन्हीं को। परेशान हो गई सब कर करके, न उसका वेट कमा, और सिर्फ इन्फ्लेमेशन कम की, फटाक से 2 महीना में चुटक के जुइया जैसी हो गई, जो हथरी जैसी लगती थी। तो हम लिखा रहे थे कि फ्लेम के बारे में, हिपोक्रेटस महोदय के अनुसार शरीर में फ्लेम की मात्रा बढ़ने पर डिलीरियम या फिर विभ्रम, डिलीरियम, कंफ्यूजन इत्यादि तो होने यहाँ पे लगते। आप बोले कि जब फ्लेम बढ़ जाता है तो डिलीरियम, कंफ्यूजन इत्यादि होने लगते हैं। और इस प्रकार की व्याधियों को फ्रेनाइटिस की श्रेणी में रखा जाता है। और इस प्रकार की व्याधियों को या फिर रोगों को, मानसिक रोगों भी लिख सकते हैं, फ्रेनाइटिस की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। फ्रेनाइटिस का मतलब? यहाँ पे है फ्रेनाइटिस, ये हिपोक्रेटस महोदय ने फ्रेनाइटिस ही बोला, 3 पार्ट में बांटा ना, मेनिया, फ्रेनाइटिस और मेलंकोलिया। वो शब्द है फ्रेनाइटिस, तो उसको फ्रेनाइटिस ही याद रखना है। ये डॉगी क्या तुम समझना। ठीक है, लिखिए अब, मेनिया का लिख लीजिए। शरीर में येलो बाइल, हिंदी में इसको पीला पित्त या पीत पित्त कहते होंगे शायद। बी मेनिया, शरीर में येलो बाइल बढ़ने से अत्यधिक उत्तेजना
ऑब्सेशन, तथा घटने से, ऑब्सेशन, तथा घटने से मतलब अगर येलो बाइल घट जाएगा तो। एजिटेशन, व्याकुलता। नर्वसनेस, व्याकुलता, नर्वसनेस इत्यादि होने लगते हैं। इस प्रकार के मानसिक विकारों को शुभम रिकॉर्डिंग अब स्टॉप कर दीजिएगा। मेनिया की श्रेणी में रखा जाता है। रखा गया है, रखा जाता है नहीं लिखिए, रखा गया है।